हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं आज जिस जिस सब्जेक्ट पर मैं चर्चा करने वाला वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं एक आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं जब से आए दिन जो है बीजेपी की जब हुकूमत हुई तो आए दिन जो है आप यानी खास करके अल्पसंख्यक समुदाय यानी उसमें मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जाता है। अब कहीं वक्फ की बात होती है, तो कहीं मस्जिदों की बात होती है, तो कहीं उनके दरगाहों की बात होती है। तो इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कल आपको वक्फ के बारे में बताया था कि वक्फ की क्या है वक्फ, और वक्फ के सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए। दोस्तों, ये हिंदुस्तान मुल्क, यहाँ जो सोच है ना, जो 15 अगस्त 1947 को जब मुल्क आजाद हुआ, ये गवर्नमेंट आजाद भारत को नहीं सोचता है। ये गवर्नमेंट 1192 से लेकर और जो 1600 के पीरियड में चाहे मोहम्मद बिन कासिम आए हो, मोहम्मद गजनवी आए हो, शहाबुद्दीन गौरी आए हो, तुगलक वंश आए हो, खिलजी वंश आए हो, और उसके बाद में मुगल आए हो, और उसके बाद में मुगलों के बाद में मुगलों का जब पतन हुआ तो इस देश में ब्रिटिश रूल अडॉप्ट हुआ। दोस्तों, खास के लिए मैं मुस्लिम पर क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि मेरा एक एनालिसिस है कि हिंदुस्तान का मुस्लिम बहुत शरीफ है। एक सरदार कम्युनिटी में एक उनका यूनिटी होती है और अपने अधिकार और अपनी मांग के लिए वो अपनी जो है पार तक न्यौछावर कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब अरब के ममालिक के लोग जब हिंदुस्तान में आना चाहते थे तो पंजाब होकर ही आ सकते थे, अन्यथा पंजाब एक ऐसा बहादुर शख्स था, एक बहादुर है। पंजाब के जो प्रांत के लोग हैं वहां का तायद करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, चाहे वो सिंध नदी हो, झेलम नदी हो, तेस्ता नदी हो। हम आज बात करते हैं मस्जिद, और वो मस्जिद चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो मस्जिद मथुरा हो, चाहे मस्जिद संभल हो, और देश के विभिन्न विभिन्न स्तर पर मस्जिद बने, और वहां पर जो एक तरीके से जो टारगेट किया जा रहा है, हकीकत तो ये है कि दो फायदे मिलते हैं। एक तो गवर्नमेंट को पॉलिटिकल अप्रोच होता है, उससे पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू वो काम करती है, और दूसरा वो जो है उसका जो है कहीं ना कहीं नेशंस को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये नेशंस जो है एक हिंदुत्व राष्ट्र की ओर प्रगति कर रहा है, और दूसरा वो कहते हैं कि हम भारत के संविधान को जो है पूरी तरह से हम समर्पित हैं और भारत के संविधान को हम नमन करते हैं। आपने देखा होगा, बड़े गौर से देखा हो कि ये स्ट्रेटजी हो क्या रहा है। एक तरफ संविधान की बात करते हैं, संविधान पर चर्चा करते हैं, संविधान पर अभिभाषण होता है, और एक देश में वही नेता जब बाहर निकलते हैं तो करते क्या है, संसद से बाहर अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान ये कहता है कि आप बात करेंगे ना आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी और इक्वलिटी फॉर प्रोटेक्शन, सभी को इक्वल बिफोर लॉ, सभी लोगों को एक न्याय की बात करता है। यानी हमारी दो आंखें हैं और दोनों आंखें क्या है, हम देख रहे हैं, इस समान न्याय की बात करता है, सभी को समानता हो। इसीलिए जो है आपने देखा होगा प्रिम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, secular, democratic republic. It's all citizens. यानी हम भारत के लोग, हम वी द पीपल, हम भारत के लोग। भारत को कहा कहा कि डेट इज इंडिया, डेट इज भारत, ये भारत है। और भारत में भारत का जो कानून बनाया जाता है वो भारत के संसद में बनाया जाता है कानून, और संसद के जब दोनों सदनों से वो कानून बनके जब पास होता है तो भारत उस कानून के तहत मानने के लिए बाध्य होता है। तो दोस्तों मैं बात करता हूं वो कानून जो संसद द्वारा बिल लाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट 91 के थ्रू उस बिल को एक कानून बनाया गया जिसे कहा जाता है पूजा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें यह कहा गया कि सेक्शन 2 में यह कहा गया कि चाहे वो मस्जिद हो, गिरजाघर हो, या कोई पूजा जो पवित्र स्थल हो, गुरुद्वारा हो, जो सन 47 से पहले की बनी हुई है। बहुत खूबसूरत बात है सेक्शन 2, 3, 4, इसमें यह कहा गया कि उसके कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट अवध्या केस। उसमें बता दे, अपवाद कर दे कि ये अवध्या के छोड़कर बाकी सब पर प्रिवेल होगा, बाकी सब पर वो कानून लागू होगा पूरे भारतवर्ष में। अब हम बात करते हैं जब कानून लागू होगा, एक तरफ ये कहता है कि सीपीसी में कहता है सेक्शन 9 कह रहा है कि कहीं भी ट्राई, जब तक जुरिडिक्शन लो जुरिडिक्शन जब बनेगा जब कहीं उसका ट्राइबल मना ना किया गया हो, और वो मुकदमा यहां से बिल्डअप होगा, यहां से सूट चलेगा। सेक्शन 9 सीपीसी जुरिडिक्शन, पेकुलियर जुरिडिक्शन जानते हैं। अब संबल के केस में बात करें क्या पूरी प्रॉपर कोर्ट फीस है कि नहीं है, ज्ञान वापी में देख लीजिए उसकी कितने उसके कोर्ट फीस लगाए क्या नहीं लगाए। अगर कोई व्यक्ति जो है रूल 711 ऑर्डर 7 रूल 11 एप्लीकेशन लगाता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। 7 रूल 11 की एप्लीकेशन को अलाउ नहीं की जाती है। जो बार्ड जुरिडिक्शन, बियॉन्ड जुरिडिक्शन, एडमिटेड, सूटेड, एक मजाक है। देश को कहां ले जाया जा रहा है, ये मजाक है। हम 92 की बात 1192 की बात नहीं करते, 1192 में की जो 1600 तक जो भारत में हिस्ट्रिकल इरर हुआ है उसकी बात नहीं करते। हम भारत को सॉवरेन स्टेट है, और सॉवरेन स्टेट में चाहे कोई व्यक्ति भारत में जन्मा हो उसको एब्सोल्यूट राइट पैदा हो जाता है, भारत के सारे हुकूक उसको मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टर ऑफ रिलीजियस। हाँ, एक केस में आया था, अभी रिटायर हुए हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति है, जिसे कहा जाए जो है जो एक तरीके से बहुत चतुर व्यक्ति, उन्होंने कहा कि हाँ पता किया जा सकता है कि ये रिलीजियस कैरेक्टर के बारे में, हाँ डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है लेकिन पता किया जा सकता है। सूट अलाउ, झमाझम अलाउ, और लोगों ने दाखिल किया। यहां तक कि क्या बताया गया कि
ज्ञान वापी में जो है, जो पाया गया, वो पूरा जो है, जो कुछ भी पाया गया स्ट्रक्चर, वो पुरातत्व विभाग चेक करेगा कि ये शिवलिंग है कि नहीं है। जामा मस्जिद खोदी गई, जामा मस्जिद पुरातात्विक विभाग खोदा जा रहा है, पूरी प्रशासन उसकी सपोर्ट कर रही है, ये भी पता करने के लिए क्या यह मंदिर थी कि नहीं थी। और उसके बाद में यहां तक नहीं बात थमा तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा का जो दरगाह है, वहां भी खुदाई की बात, वहां भी जो है सूद दाखिल किया गया। अब जब पूरे देश में इसका क्रिटिसाइज होने लगा, पूरे देश में इसका जो है एक तरीके से पूरे देश में इसका हल्ला बोल, लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया, तब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल की गई कि साहब यार थोड़ा कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा, ये लोग ने ज्यादा कुछ तो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के परमिशन के बगैर कोई सूट चलेगा नहीं, कोई मुकदमे दाखिल नहीं होंगे। ये चीजें सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में बैठ कहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो संसद द्वारा बनाया हुआ कानून, क्या वो धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है? जैसे कि अश्विनी कुमार का रिट पिटीशन 2020 में पेंडिंग है। उन्होंने कहा साहब ये जो कानून है, उस कानून का जो है क्या किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है। और रिव्यू का पावर्स कहां, आर्टिकल 13 में आपने देखा होगा कि रिव्यू करने के बाद बारे में पावर है। कैसे उस कानून को खत्म किया जा सकता है? वह सिर्फ कानून को क्या खत्म किया जा सकता है? क्या उसे अल्ट्रा वायलेट किया जा सकता है? क्या वो किसी अधिकारों को न्यून करता है, छीन करता है? देखिए, ये देश डेमोक्रेटिक देश है, और शुक्रगुजार करो कि यहां इस देश में जो है कन्वर्टेड मुस्लिम है। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां कन्वर्टेड मुस्लिम है। आपने देखा होगा इजराइल फिलिस्तीन के वार को, देखा होगा एक वो मुस्लिम की विचारधारा देखा होगा, और ये यहां हिंदुस्तान के मुस्लिम की है। क्योंकि हिंदुस्तान के धरती पर भाईचारा, सौहार्द और गंगा जमुना की तहजीब की धारा बह रही है। वो हिंदुस्तान, इस हिंदुस्तान में बहुत, एक गुलदस्ते में कई कलर के फूल हैं, और जब जब आपका गुलदस्ता जब लगेगा, जब सारे फूल एक जगह इकट्ठा हो, तभी तो आपको गुलदस्ता अच्छा लगेगा। दोस्तों, राजनीति इतनी नीचे नहीं गिरनी चाहिए कि आपस के लोगों के अंदर भाईचारा, आपसी प्रेम, सौहार्द मिट जाए। इतनी नीची, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए कि कानून जो है उसका भी रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है। एक आके लॉर्डशिप कहते हैं, एक बार में प्रोग्राम होता है, एक वो कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति है, संविधान का ओथ लेते हैं और कहते हैं कि मैं संविधान के तहत कार्य करूंगा। उस ओथ लेने के बावजूद में एक किसी पर्टिकुलर समुदाय को, पर्टिकुलर वर्ग के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, तो इनसे न्याय की क्या उम्मीद है? और सरकारें उनकी सपोर्ट में, उनकी ले में स्टेटमेंट दे रहा है कि वो ठीक कह रहे हैं। तो इस देश में अगर न्याय को न्याय की तरह देखना चाहिए, हिंदुस्तान पर पूरे विश्व की नजर होती है। यहां अब
किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन ओवरऑल हम देखते हैं कि हमारे कार्यों पर, प्रोफेशन पर जो आपकी नजर है, जहां तेरी नजर है मेरी जान मुझे खबर है, तुम कितना भी बादल बन जाओ मैं जरूर बरसूंगा। तुम कितना भी बादल बन जाओ मैं जरूर बरसूंगा। तुम गरज लो मैं जरूर बरसूंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम एक संवैधानिक देश में रहते हैं और उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत हम न्याय की उम्मीद भी करते हैं। हम भले ही मिनोरिटी में है, अल्पसंख्यक में है, जब बहुसंख्यक का साथ मिलता है तो अल्पसंख्यक सुरक्षित होते हैं। और इस देश के जो सपना आप लोग देखते हैं और एक नारा देते हैं, बटेंगे तो कटेंगे, और तब आपस में ही बटे हैं, तो हिंदुत्व राष्ट्र का तो सपना तो बहुत दूर है। ऐसी राष्ट्र की स्थापना करो जो गांधी जी ने सोचा था। ऐसी राष्ट्र की स्थापना करो जो सुभाष चंद्र बोस ने सोचा था। ऐसी राष्ट्र के बारे में सोचो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा था। ऐसे राष्ट्र निर्माण के बारे में सोचो जो अब्दुल कलाम आजाद ने सोचा था। ऐसे राष्ट्र निर्माण करने के बारे में सोचो जो सरदार शहीद भगत सिंह ने सोचा था। तमाम ऐसे स्वतंत्र संग्राम सेनानियों ने जो देश में बलिदान दिए हैं इस देश को, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, तो उस राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें यूं ही आजादी नहीं मिली है, न हमें कोई खैरात में दिया है। और मैं ये लोगों से कहता हूं ना कि पर्टिकुलर मुस्लिम जो कम्युनिटी है इनको डरा डरा कर इतना डर चुके हैं कि अपनी अधिकार को भी मांगने के लिए, न्यायालय के रुजू करने के लिए, न्यायालय की तरफ देखने के लिए उनका मन घबराने लगा है कि लगता है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग हमेशा इंसाफ की बात करो, क्योंकि इंसाफ पर भरोसा रखो। आपके बीच अभी भी संविधान है और आपके बीच में जब जब जरूरत पड़ता है तो न्यायालय संवैधानिक दृष्टिकोण से फैसला देता है और सबको ये विश्वास होता है कि अभी भी न्याय जिंदा है। तो दोस्तों, मैं आप लोग के बीच में बताना चाहता था कि क्या ये जो रिट पिटीशन जो चर्चा में है 1991 से 1999 वो जो है वर्शिप एक्ट जो है उसकी जो लीगलिटी है, उसकी जो वैल्यू है, क्या आर्टिकल 14, क्या आर्टिकल 25, क्या आर्टिकल 26 के थ्रू जो है अनकंडीशनल है या क्या रिवीजन नहीं किया जा सकता है, यह तो सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। लेकिन इस एक्ट में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक्ट जो है पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं के तहत वो प्रोटेक्टिव है। उसे कोई चेक लगाकर उससे हटाया नहीं जा सकता है, उसे रिमूव नहीं किया जा सकता है। और जो भी सूट दाखिल किया जा रहा है, जो भी सूट दाखिल किया जा रहा है वो इलीगल है, आर्बिट्रेरी है और न्यायालय को उसे स्वीकार करनी नहीं चाहिए। तो मैं इसी के साथ आप लोगों को करेंटली यूज के साथ मैं आप लोगों को अपनी बातें, अपने विचार इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखूंगा। दोस्तों, हमारे साथ आप लोग बने रहें। आप लोगों को हौसला, आप लोग हमारा हौसला जब अफजाई करेंगे ना, मैं अच्छे से अच्छे एनालिसिस के साथ आप लोग के बीच में हाजिर रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद।